हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको साइबर लॉ यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके बारे में आज आपको मैं नोट्स दे रही हूँ और वीडियो बना के बता रही हूँ। इसके सेक्शन सारे एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगी। ओके फ्रेंड्स, please listen it carefully. Today I am giving you the notes on Information Technology Act 2000 and Cyber Appellate Tribunal. This is a topic, very important topic, Cyber Appellate Tribunal. The question always comes in the exams that what do you mean by Cyber Appellate Tribunal, and give the provisions of Cyber Appellate Tribunal or the power and functions of Cyber Appellate Tribunal. किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके पावर एंड फंक्शंस बताइए या पूरा का पूरा इसका साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताइए। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। इट कम्स अंडर द सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 48 टू 64। इसमें सेक्शन 48 से 64 तक साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल बताया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको चार्ट की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको सामने दिख ही रहा होगा, आई विल एक्सप्लेन बाय द वे ऑफ चार्ट। ऑल द सेक्शंस आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट। आपको शॉर्ट में समझाऊंगी ताकि इजीली आपको याद हो जाएं सेक्शन वाइज चार्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 के अंदर सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, जैसे ट्रिब्यूनल है, बोर्ड है, कोर्ट्स हैं, तो सबसे पहले उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट होती है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, तो वो सेक्शन 48 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। ओके, तो ये कैसे होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन जारी करती है। ठीक है, तो उसके थ्रू ये एस्टेब्लिशमेंट की गई है। इसके अंदर सेक्शन 48 में ये बताया गया है। तो ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं इनिशियली नोन एज CRAT, इस ट्रिब्यूनल को साइबर रेगुलेशंस एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये इस नाम से जाना जाता है। CRAT, साइबर रेगुलेशंस एपेलेट ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सेम बात है, साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल हो या रेगुलेशंस एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हो, क्योंकि ये रेगुलेशंस करने के लिए है साइबर लॉज को। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था, फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2006 में। अब ये जो है, इसका ऑफिस जो है अभी भी है, इसका ऑफिस यहाँ LIC बिल्डिंग है, आपने सुना होगा, CP के अंदर, कनॉट प्लेस दिल्ली में, जीवन भारती टावर के अंदर। ठीक है, LIC बिल्डिंग जीवन भारती बिल्डिंग के नाम से फेमस है। तो उसके अंदर इनका अभी भी इनका ऑफिस है और ये इन्होंने स्टार्ट की थी फंक्शनिंग अक्टूबर 2006 में। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में यही बताएंगे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और अब कहाँ पे है इसका ऑफिस। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद सेक्शन 49 आता है, जिसके अंदर ये बताया गया है, देखिए कि कंपोजिशन कैसे होता है। देखिए, कभी भी कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी, जैसे बोर्ड है, रिवेन्यू कोड्स हैं, जैसे मैंने यूपी रिवेन्यू एक्ट के अंदर रिवेन्यू कोड में आपको बताए थे, रिवेन्यू कोड के बारे में बताया था मैंने आपको, बोर्ड के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हर चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंपोजिशन होता है। मतलब कंपोजिशन का मतलब होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक बना देते हैं, कुछ जोड़ के कुछ बना देते हैं। तो कंपोजिशन का मीनिंग जब भी आए तो समझ लीजिएगा कि इसके अंदर आपने सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट, फिर आपने कंपोजिशन बताना है। और कंपोजिशन के अंदर का क्या मतलब है, जब बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह काम करेंगे, उनकी क्या पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है, फिर उसके बाद उसमें जो भी है पावर फंक्शंस जो हैं, उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग उसकी अपील्स में जाएंगे, पेनल्टीज हैं, कंपेंसेशंस हैं। तो ये सारा प्रोसीजर करने के लिए कंपोजिशन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 48 के बाद 49 में कंपोजिशन बताया है साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का। इसके अंदर बताया है चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स होंगे, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, जितने भी मेंबर चाहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरपर्सन तो एक होंगे हेड, उसके बाद में अदर मेंबर्स आएंगे। सेक्शन 50 में बताया है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनकी अपॉइंटमेंट की एज चेयरपर्सन या मेंबर। ठीक है, तो मेंबर्स और चेयरपर्सन जो होंगे, इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया है सेक्शन 50 के अंदर कि जो भी मेंबर होंगे वो जज होंगे हाई कोर्ट के। ठीक है, मेंबर्स विद स्पेशल नॉलेज, जो मेंबर्स होंगे उनकी स्पेशल नॉलेज होगी एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उनके पास होगा IT के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर,
मैनेजमेंट या कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होने चाहिए, कैन आल्सो बी सिलेक्टेड फॉर 2 years। जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं वो भी 2 साल के लिए इसके अंदर अपॉइंट किए जा सकते हैं। जैसे कि दिल्ली मेट्रो DMRC के अंदर रेलवे के एम्प्लॉयज को कुछ टर्म्स के लिए, कुछ सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट ऐसे बहुत जगह पे करती है कि आप किसी और पर्पस के लिए, किसी और अगर कोई चीज़ बना रहे हो, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में तो आप चेंज करते रह सकते हैं अपने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। IAS ऑफिसर्स हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिनको प्रोफेशनल, जो इस फील्ड में, जिस फील्ड में प्रोफेशनल होगा, उनको एक्सपीरियंस पर्सन होगा जिस फील्ड का, उसको वहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया जा सकता है। ठीक है, ये सिलेक्ट किए जा सकते हैं 2 साल के लिए। एंड जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years। जो जॉइंट सेक्रेटरी बनाए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो 7 साल के लिए उनकी अपॉइंटमेंट होगी। तो सेक्शन 50 के अंदर क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन, चेयरपर्सन और मेंबर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे बताती हूँ सेक्शन 50 के बाद का। उसके बाद हेयर कम्स सेक्शन 51। इट टेल्स अबाउट द टर्म्स ऑफ ऑफिस। टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होगी, मीन्स कि भाई ये कितने साल के लिए काम करेंगे। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि दे विल होल्ड ऑफिस फॉर 5 years। जो चेयरपर्सन और मेंबर होंगे वो 5 साल के लिए करेंगे। 52 सेक्शन में बताया, देखिए एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, सेक्शन इसके अंदर जो है 49 से, जो भी मैंने आपको पीछे बताए अभी, 49 में कंपोजिशन था और 50 में क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट है। उसके बाद 51 के अंदर टर्म ऑफ ऑफिस है और 52 के अंदर सैलरी। ये जो सेक्शंस है 49 से लेकर 52C तक ऑमिट हो चुके हैं। सबसे पहली क्लियर बात आपको बता दूं, बेयर एक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन है, ये जो मैंने सेक्शंस लिख के बताए हैं आपको, 52 का A B C D E, ठीक है, 50D तक हैं, लेकिन 52C तक के हैं वो ऑमिट हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है मेंशन किए हैं मैंने, ये सारे 2017 के अंदर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, ठीक है, फाइनेंस एक्ट आया था, उन्होंने इसको ऑमिट कर दिया था। तो ये 2017 के पहले जो थी इनकी, वो सारी की सारी मेंशन की हुई हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं टर्म ऑफ ऑफिस वगैरह, ना चाहे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि सेक्शन के नाम जो है इसके अंदर बेयर एक्ट में मेंशन है इन सब के, ये जितने भी आप देख रहे हैं। ठीक है, 51, 49 से 52C तक। 52D जो है वो नहीं हुआ, उसके अंदर डिसीजन बाय मेजॉरिटी है, वो इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है और वो ऑमिट भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद 53, 54 तक सारे ऑमिट हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एक ओवरव्यू बता देती हूँ। इनकी सैलरी वगैरह जो है, टर्म ऑफ ऑफिस जो है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह, अलाउंसेस, इनको सब मिलते हैं। 52A में बताया गया है कि इनकी पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस है, इनके पास सुपरविजन की पावर है। 52 में बताया गया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करते हैं, लोगों को अपने जो बेंचेस हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, उनको काम कैसे दिया जाता है, किसको क्या क्या ड्यूटी दी जाती है। 52C में बताया है पावर क्या है चेयरपर्सन की, टू ट्रांसफर द केसेस, वो केसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, ही उनकी पावर है। डिसीजन बाय मेजॉरिटी 52D में है। ठीक है, ये जो है 52D, ये ऑमिट नहीं है, बाकी ऊपर वाले ऑमिटेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और बताते। ये 53, 54, 53 में फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, ये सब 2017 तक ही थे। ठीक है, 26 मई 2017 को ये सब ऑमिट हो गए थे बाय फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट आया था 2017 में, तो उस समय ये ऑमिट कर दिए गए थे। ये 53, 54 में रेजिग्नेशन एंड रिमूवल है, जिसमें कि लिखा जाता है कि आप नोटिस दे के करेंगे, वैकेंसीज फिल करने का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है। फिर उसके बाद 57 आता है, ये नहीं हुआ था। देखिए 56 तक जो थे वो ऑमिट हैं, लेकिन 57 में स्पेशली क्लियरली मेंशन है कि आप अपील के लिए जा सकते हैं। कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड पर्सन है, उसके पास टाइम है 45 डेज का। अगर एग्रीव्ड है किसी ऑर्डर से, किसी जैसे कि कंट्रोलर ने या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यू कैन गो फॉर द अपील टू जा सकते हैं। पहले आप पहले ट्रिब्यूनल में अपील जाएगी आपकी, उसके बाद में जो है प्रोसेस हाई कोर्ट का भी आएगा, बाद में आएगा, पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगी। उसके बाद सेक्शन 58 के अंदर जो है प्रोसीजर एंड पावर्स बताई गई हैं साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की।
ठीक है, 58 के अंदर बताई हैं, ये आपको सामने शो हो रहा होगा। इनकी जो पावर्स हैं ये मैंने शॉर्टली मेंशन कर रखी हैं, जैसे कि इनकी पावर होती है सम्मन करना और एनफोर्स करना, अटेंडेंस के लिए बुलाना। जैसे कि इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बता दूं, इसमें सारे प्रोविजंस जो हैं सीपीसी के होंगे, सिविल प्रोसीजर कोड के फॉलो किए जाएंगे। लेकिन इसमें ये देखिए मैंने लिखा है स्पेशली इसके अंदर 51 में लिखा है कि ये बाउंड होंगे बाय प्रोसीजर्स ऑफ सीपीसी एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू गाइड किए जाएंगे ये, ठीक है। तो इसमें वही सारी जो सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, क्योंकि ये जजेस ही होते हैं हाई कोर्ट के, और उनके पास पावर, जो ट्रिब्यूनल होता है उनके पास पावर सिविल कोर्ट्स की ही होती हैं। समन करना, अटेंडेंस के लिए रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। ई रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं, एविडेंस के लिए एफिडेविट मंगवा सकते हैं, कमीशन इशू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, अपना खुद का डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं, ये इनकी पावर एंड प्रोसीजर है। डिसमिस कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को फॉर डिफॉल्ट के लिए, अगर कोई गलती है तो डिसमिस कर देंगे, और डिसाइड कर सकते हैं एक्स पार्टी भी, एंड एनी अदर मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो मैटर प्रेस्क्राइब किया गया होगा इनके लिए वो ये कर सकते हैं। इनके पास सारी पावर्स एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है। फंक्शंस इनके, प्रोसीजर बताया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, ये सारा जो मैंने 58 के अंदर बताया आपको। 52 के अंदर इनकी सारी पावर्स बताई गई हैं 58(2) में, ठीक है। और 58(2) तक ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 59 में बताया है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, जो आपको दिख रहा होगा सामने। ये राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है एपिलेट जो है, अग्रीव्ड पार्टी जो है, वो अपने ही कैन ऑथोराइज वन और मोर लीगल प्रैक्टिशनर्स और एनी लीगल हायर, मतलब वो किसी और को भी कह सकता है अपने लीगल हायर या एक या उससे ज़्यादा लीगल प्रैक्टिशनर यानी एडवोकेट को अपने कह सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के केस को फाइल कीजिए या डेट्स पे जा सकते हैं, ठीक है। वो ऑथराइज कर सकता है, वो रिटर्न में ऑथराइज होगा और एफिडेविट की फॉर्म में होगा। फिर सेक्शन 60 के अंदर लिमिटेशन बताई गई है कि इसके अंदर जो प्रोविजंस होंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 के अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। 61 के अंदर सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, सिविल कोर्ट या कोई और कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। ये भी साफ मेंशन है क्योंकि ट्रिब्यूनल के पास पावर दे दी गई है, वहां जजेस ही अपॉइंट है, तो ट्रिब्यूनल ही सारा काम करेगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपको बता देती हूँ, 2-3 सेक्शंस रह गए, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 62, जिसके अंदर आया है अपील टू हाई कोर्ट। पहले अपील आपकी उसमें ट्रिब्यूनल में जाती है, अगर आप ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो देन यू कैन गो फॉर अपील्स टू हाई कोर्ट ऑल्सो। तो आपके पास हाई कोर्ट में अपील के लिए 60 डेज का टाइम होगा, जब आपके पास ऑर्डर आया है तब से लेकर 60 डेज तक का ही टाइम है आपके पास, तो हाई कोर्ट जो है वो आपकी अपील ले सकते हैं, ठीक है, विदिन 60 डेज, ओके। फिर नेक्स्ट है 63, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट है सेक्शन 64, जिसमें रिकवरी ऑफ पेनल्टी है कि भाई अगर कोई रिकवरी करवाने के लिए या अगर कोई पेनल्टी इम्पोज कर दी गई है तो, या फिर कोई कंपेंसेशन दिया गया है, रिकवरी ऑफ पेनल्टी और कंपेंसेशन, मतलब कंपेंसेशन अगर दिया है या पेनल्टी लगाई गई है अंडर सेक्शन 43 से 45 तक में, तो अगर वो पेड नहीं होती है, ठीक है, इफ इट इज नॉट पेड तो शैल बी रिकवर्ड एज एन एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू, मतलब उसको लैंड रिवेन्यू के एरियर की तरह उसको रिकवर किया जाएगा। और देखिए, और अगर कंपेंसेशन नहीं मिलता तो भी, और अगर उस पर्सन ने कंपेंसेशन नहीं दिया दूसरी पार्टी ने या रिकवर नहीं कर पा रहे उसे, तो उसको जो लाइसेंस या डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट इशू होना होता है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी केस हो तो उसको वो सस्पेंड कर देंगे जब तक कि पेनल्टी पे नहीं की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर लिखी हुई है। तो आपको समझ आया होगा कि रिकवरी ऑफ पेनल्टी एंड कंपेंसेशन के लिए वो ऐसे ही रिकवर करेंगे जैसे कि लैंड एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू किया जाता है। मैंने आपको लैंड रिवेन्यू के एरिया के रिकवरी का अभी लास्ट वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने सब बताया था। तो अगर इसमें तो साइबर लॉ है, तो इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर या कोई लाइसेंस अगर उनका इशू होना है जिसके ऊपर केस चल रहा है जिसकी वजह से, तो फिर उनका वो चीज़ को पेंडिंग छोड़ दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक वो पेनल्टी पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर कंक्लूजन में मैंने थोड़ा सा पार्ट लिखा है, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए,
जो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो एस्टेब्लिश हुआ था आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग, बट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो डील कर रहे हैं ट्रिब्यूनल के वर अमेंडेड बाय द आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में अमेंड किए गए थे। एनी पर्सन एग्रीव है अगर बाय द ऑर्डर ऑफ सीसीए, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऑर्डर से अगर कोई एग्रीव्ड है या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से, तो वो फाइल कर सकता है अपील बिफोर ट्रिब्यूनल। हाउएवर द लिमिटेशन पीरियड एज मेंशन्ड अंडर इंडियन लिमिट एंड इज एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द अपील। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, हैविंग ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड रिगार्डिंग समनिंग, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनिंग ऑन ओथ, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे आप कंक्लूजन में पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आई होप आपको साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पॉइंट्स आज अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो कि सेक्शन 48 से लेकर 64 तक मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया। इसमें बहुत सारे 49 से लेकर 52C तक ऑमिट किए गए हैं। ठीक है, फाइनेंस एक्ट आ गया था, उसकी वजह से ये ऑमिट कर दिए गए थे 2017 के अंदर 26 मई को। तो बहुत सारे ऑमिटेड हैं, तो जो लेकिन फिर भी अगर लिखे हुए हैं तो ये ऑमिट होने से पहले इनको जो सारी की सारी प्रोसीजर था वो उससे पहले का है, तब पहले चलता था, उससे पहले 2017 से पहले। ठीक है, तो इसमें मैं आपको प्रोसीजर, पावर्स एपेलेट ट्रिब्यूनल की बता दी, सारा लिमिटेशन है, सिविल कोड की पावर्स हैं, ये सारा मैंने आज आपको डिटेल में समझा दिया। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।